आइए अपोलो 11 मिशन की सफलता की कहानी देखते हैं। 1969 की बातें हैं जी। 16 जुलाई 1969। कब की बातें हैं? 16 जुलाई 1969 यानी कि 1969 16 जुलाई की बातें हैं। जब अमेरिका के नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित स्पेस लॉन्चिंग सेंटर से क्या किया है? अपोलो 11 के स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था। और ये सुबह 9:30 बजे, लगभग 9:30 बजे घटना है जब ये लॉन्च किया था। उसमें नील आर्मस्ट्रांग, एडविन अल्ड्रिन, बज अल्ड्रिन और एडविन, तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसमें शामिल थे। ठीक ना? ये इतने एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा उत्साहित थे, इनको इस बार तो सफलता लेकर ही आना है। इस प्रण के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ इन लोगों ने सफर को शुरू किया था। अमेरिका ने जिस बूस्टर रॉकेट के साथ इस स्पेसक्राफ्ट को भेजा था, उस बूस्टर रॉकेट का नाम था सैटर्न बी। सैटर्न बी ये इतना हेवी लिफ्टर आपका रॉकेट है जो 25,000 मील प्रति घंटा सफर तय करता है। अमेरिका कहना था कि हमारे पास टाइम की कमी है, हम पृथ्वी की ग्रेविटेशन के उलझन में उलझ कर नहीं रहना चाहते हैं। हमारे पास टाइम की कमी है, हम पृथ्वी ग्रेविटेशन में उलझना नहीं चाहते हैं, हमें जल्दी ही स्पेस में पहुंचना है। इसलिए इस हेवी लिफ्टर जो बूस्टर रॉकेट है, इसका इस्तेमाल किया गया और 24 घंटे के अंदर ही क्या किया? इस बूस्टर रॉकेट ने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी ग्रेविटेशन को चीरते हुए अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। और 4 दिनों के बाद यानी कि 20 जुलाई, कितने जुलाई जी? 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969 की बात है। 20 जुलाई को ये क्या करते हैं? चंद्रमा पर पहुंचते हैं। जब ये चंद्रमा पर पहुंचते हैं तो जिस लूनर आपका मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया था चंद्रमा पर उतरने के लिए, उसका नाम था ईगल। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये जो लैंडर है ये आपका उतर रहा है, चंद्रमा पर उतर रहा है ना। जैसे ये नॉर्थ पोल उतरता है, जैसे ही उतरता है, आप देखिए कि उतरने के साथ इसमें ये हमारा क्या है? ये लैंडर है, ये लैंडर नहीं है, ये हमारा क्या है जी? लूनर ऑर्बिटर है। यानी कि ये चंद्रमा की जो ऑर्बिटर है, जो इस अपोलो 11 की जो स्पेसक्राफ्ट थी, उस स्पेसक्राफ्ट में जो ऑर्बिटर लगाया गया था चंद्रमा पर घूमने के लिए, इसमें एडविन सवार थे। लेकिन जो बज एल्ड्रिन थे, जो नील आर्मस्ट्रांग थे, वो इस लैंडर के साथ चंद्रमा पर उतरे हुए हैं। लेकिन जब ये उतरे तो एल्ड्रिन तो बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग का कहना था कि जब मैं चंद्रमा पर कदम रख ही दिया हूं, हमारे लैंडर ने कदम रख ही दिया है, तो मैं भी कदम रखूंगा। क्योंकि यहां से आकर चंद्रमा की वादियों को थोड़ा सा अनुभव ना करके इससे बहुत बड़ा लॉस होने वाला हमारी जिंदगी में, इनका ऐसा मानना था। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, कोई नहीं जानता है। जब नासा संपर्क करते हैं नील आर्मस्ट्रांग, तो कहते हैं कि मैं चंद्रमा की मिट्टी को महसूस करने जा रहा हूं। तो वहां के नासा की जो कंट्रोलर्स, जो भी साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि जो मून की जो वादियां हैं, मून की जो एटमॉस्फेयर है, पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसा नहीं होगा। वहां पर तो वायुमंडल है ही नहीं, वहां की जो मिट्टी है पाउडर की तरह मुलायम है, चिकनी है, पता नहीं वहां पर क्या हालात होंगे, क्या हालात नहीं होंगे। आपके उतरने के साथ वो चंद्रमा की जो वहां की जो माहौल है, किस प्रकार से आपके बॉडी के साथ रिजेक्ट होगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप मिट्टी को जाकर महसूस करें। नील आर्मस्ट्रांग का कहना था कि निश्चित रूप से यह हमारी दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया पृथ्वी है, चंद्रमा हमारी दुनिया नहीं है, यह अंतरिक्ष की दुनिया है। पता नहीं यहां पर क्या होगा, ये मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कि इस चंद्रमा की जो ग्रेविटेशन है हमें उखाड़ कर फेंक दे, हो सकता है कि चंद्रमा की जो ये पाउडर नुमा जो मिट्टी है हमें मिट्टी में ही दफन कर दे, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं मिट्टी में दफन हूं या फिर चंद्रमा की वादियों में खो जाऊं मरकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं इतना दूर आ चुका हूं तो मैं इस चंद्रमा की मिट्टी को महसूस करके ही जाऊंगा। और निश्चित रूप से 20 जुलाई को ये उतरते हैं और देख पा रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग इस सीढ़ी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर इन्होंने अपना कदम रखा है। नसा कहना था कि आप कदम रख रहे हैं, ये आपकी रिस्क होगी, नसा इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा। इन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ही हूंगा, लेकिन मैं चंद्रमा की मिट्टी को महसूस करूंगा। इन्होंने कदम को रखा। आज भी वहां पर ये इनके कदम का निशान, ये स्पेस सूट देख रहे हैं ना, स्पेस सूट में लगा हुआ जो शूज है, इसका निशान यहां पर मौजूद है। इस पिक्चर में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मौजूद है। आज तक 69 से लेकर 2025 तक और आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये निशान रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है,
वायुमंडल ही नहीं है तो हवाओं का झोंका तो वहां पर होगा ही नहीं। अब जब हवाओं की झोंका ही नहीं है तो यहां पर निशान मिटाएगा कौन? एल्ड्रिन साहब इसी मौजूद थे। इनके यानी नील आर्मस्ट्रांग के यहां पर उतरने के कुछ ही मिनट के बाद एल्ड्रिन भी क्या करते हैं, उतरते हैं, क्योंकि एल्ड्रिन का कहना था कि मैं रिस्क नहीं लूंगा। नील आर्मस्ट्रांग साहब रिस्क लेना चाहते हैं, उनको रिस्क लेने दिया जाए क्योंकि वो उस काबिल हैं, क्योंकि उनके पास साइंटिफिक नॉलेज है, एबिलिटी है और क्षमता है। जब ये उतरते हैं तो चंद्रमा की मिट्टी को क्या करते हैं, पैकेट में बंद करते हैं और उस रोलर के साथ उसमें कुछ रोबोटिक रोलर भी ले गए थे जिसमें बैठकर वो कुछ दिनों तक क्या करते हैं, कुछ देर तक क्या कर सकते हैं जी, घूमते हैं। कुछ देर तक घूमने के बाद वहां के मिट्टी लेते हैं और एक अमेरिकन फ्लैग क्या करते हैं, इस ये जो लैंडर है इस लैंडर से साउथ में क्या करते हैं जी, वहां पर क्या करते हैं जी, एक फ्लैग को वहां पर चिपकाते हैं। यानी फ्लैग को क्या करते हैं वहां पर इस मिट्टी में इंटर करते हैं, यानी गाड़ते हैं फ्लैग को। और उस फ्लैग पर वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी होता है और एक अलग से पेज नुमा फ्लैग रहता है जिसपे नील आर्मस्ट्रांग का भी हस्ताक्षर रहता है। ये पूरी की पूरी कहानी अमेरिका में लाइव टेलीकास्ट चल रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी अमेरिकन ये जान रहे थे कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की मिट्टी पर यानी कि धूल पर उतर चुके हैं और उस मिट्टी की धूल को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये महसूसी को देखने के लिए ये लोग खुद पृथ्वी पर रहकर महसूस करना चाहते थे, जिस वजह से अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इस मिशन को ही लाइव टेलीकास्ट कर दिया था। अमेरिका के गलियों में, सड़कों पे, एक एक चौराहे पर लाइव टेलीकास्ट बड़े बड़े एलईडी लगाकर दिखाए जा रहे थे और सारे अमेरिकन उत्साह के साथ देख रहे थे। उनको ज्यादा ही एंजॉय फील होता, अपने आप को ज्यादा ही ओवर द मून समझ रहे थे, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते, क्योंकि ये गर्व की बात थी, ये इंसानियत के लिए बहुत गर्व की बात थी कि अपनी दुनिया को छोड़कर किसी और दुनिया में जाना और वहां पर जाकर जीवन की आधारभूत संरचनाओं को क्या करना, खोजना और मानवता के लिए आधार बनाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी सफलता है। यहां पर भ्रमण करने के बाद, मिट्टी लेने के बाद 20 जुलाई वहां से क्या करते, 20 जुलाई को क्या करते हैं, ये लौटते हैं, यानी लौटने का काम शुरू करते हैं। और लौटने के लिए जिस मॉड्यूल का सहारा लिया गया था वो कमांड मॉड्यूल था और सर्विस मॉड्यूल था। उसमें थ्रस्टर इतने ज्यादा जबरदस्त लगे हुए थे कि उस थ्रस्टर का उपयोग करके ये लोग क्या करते हैं, सीधा अगेंस्ट में यानी कि चंद्रमा का अगेंस्ट होते हैं और वायुमंडल, ये जो अंतरिक्ष की वायुमंडल है वहां पर पहुंचते हैं। और एडविन जो थे इसमें ऑलरेडी मौजूद थे। जब उनकी स्पेसक्राफ्ट यहां से ये आपके जो कमांड मॉड्यूल थे और सर्विस मॉड्यूल के माध्यम से जब ये लोग पहुंचते हैं उसका उपयोग करके, तो यहां पर उनकी विमान आकर अटैच होती है और अटैच होने के बाद एक दरवाजा यहां से ओपन होता है और उसके बाद क्या होता है कि यहां पर जो एडविन थे इस दरवाजे से अंदर ही अंदर निकलते हैं और नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन के साथ क्या करते हैं, मिल जाते हैं और फिर वहां से लौटने के सफर को शुरू करते हैं। जब लौटने के सफर को शुरू करते हैं तो महज 4 दिनों के बाद ही 20 जुलाई को तो पहुंचे थे। कुछ ही घंटे सफर करने के बाद चंद्रमा पर, कुछ ही घंटे सफर करने के बाद चंद्रमा पर से ये क्या करते हैं, लौटते हैं और 4 दिनों के बाद यानी कि 24 जुलाई को ये क्या करते हैं जी, 1969 की बात है, ये लौटना शुरू करते हैं। यानी 24 जुलाई को ये लौट जाते हैं, 20 जुलाई को तो लौटना शुरू करते हैं और 24 जुलाई को क्या करते हैं जी, लौट जाते हैं। और आप देखिएगा जब ये लौटते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में जो इनका कैप्सूल, इसको कैप्सूल बोला जाता है, ये विमान में रहता है कैप्सूल, ये जो पृथ्वी पर लौटने काम करता है। इस कैप्सूल में पैराशूट्स लगे रहते हैं, लगभग 4 से 5, 10 जिस प्रकार से इसका वेट होता है उस हिसाब से पैराशूट्स लगे रहते हैं, ताकि इसकी जो ग्रेविटेशन, जब ये अंतरिक्ष से लौटेगा भारत में, यानी भारत नहीं पृथ्वी पर जो लौटेगा, तो पृथ्वी ग्रेविटेशन जो है बहुत ही हार्ड है, वो इतनी कड़ाई के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग के साथ क्या कर खींचेगी कि इसमें वायुमंडल में और पृथ्वी के वायुमंडल और स्पेस की जो वहां पर प्लान वेग जो काम कर रहे हैं, इनके बीच इतना ज्यादा वायुमंडल का फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होता है कि ये जलने लगता है और ये हजारों डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचने लगता है। और इसलिए इतनी व्यवस्था के साथ अंदर में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ताकि एस्ट्रोनॉट्स इसमें सुरक्षित रहें। यह कैप्सूल आग के साथ ही पृथ्वी पर लौटता है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई भी ईंधन का सहारा नहीं लेता, इसको रोकने के लिए पानी का सहारा लेता है, क्योंकि इसमें प्रणोदक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको पानी में ले जाना पड़ेगा। यही वजह है कि इसको कैप्सूल हो या फिर कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, उसको हवाई अड्डे पर नहीं उसको लैंड किया जाता है, उसको पानी में लैंड किया जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं पानी, ये आपके प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर में इस कैप्सूल को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। और ये कैप्सूल में देख पा रहे हैं यहाँ पर रस्से वगैरह लगे हुए हैं,
धागे लगे हुए, ये सब पैराशूट्स हैं जो पृथ्वी ग्रेविटेशन को अगेंस्ट में ऊपर की तरफ रोकता है, क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटेशन इतना हार्ड से खींचती है, इतनी कठोर स्ट्रेंथ के साथ खींचती है कि ये गिरेंगे तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकता है। तो ये क्या करता है, पृथ्वी ग्रेविटेशन को कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में ये जो आपका कैप्सूल है इसमें पैराशूट्स लगे रहते हैं जो ऊपर की तरफ खींचते हैं, ताकि जो मोशन है इसका आने का वो थोड़ा सा बरकरार रहे, मेंटेन रहे, जिससे कि नुकसान ना हो। जब यहां पर ये लोग लैंड करते हैं ये प्रशांत महासागर में, तो बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पर क्या करते हैं, समुद्री जहाजों के साथ इनके पास पहुंचते हैं, ठीक ना। ये आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ नाव की प्रोसेस आपको दिख पा रहा होगा। यहां पर बहुत सारे तैराकी लोग भी हैं और बहुत सारे आपके डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी रहते हैं, ताकि ये जो दरवाजा आप देख पा रहे हैं, ये दरवाजा, ये कैप्सूल का दरवाजा है जहां पर नील आर्मस्ट्रांग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। यहां से जब ये निकलते हैं तो स्पेस में, जो स्पेसक्राफ्ट में जो बैठे हुए लोग हैं, वहां पर इंसानों की जो क्या होती है, मास क्या होती है, शून्य हो जाती है। मास शून्य हो जाने की वजह से शरीर क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। शरीर काम ही नहीं करेगा। हाथ उठाइएगा तो लगेगा हाथ उठ ही नहीं रहा है, पैर उठाइएगा तो पैर उठ ही नहीं रहा है, चलिएगा तो लगेगा गिर जाएंगे, क्योंकि मास शून्य हो गया है। और बॉडी को भी ऐसा ही आदत लग चुका था, क्योंकि स्पेस में इन लोगों ने 4 दिनों तक वक्त बिताया था। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनका शरीर काम करना बंद कर देता है, ताकि ये गिर ना जाए, इनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इनको बढ़िया से उठाकर ये ले आएंगे और ले आकर क्या करते हैं जी, हॉस्पिटल्स में कई दिनों तक इनकी मसल्स की मसाज होती है और इनकी ट्रीटमेंट की जाती है। कुछ दिनों के बाद, सप्ताह 10 दिनों के बाद ये लोग क्या होते हैं, नॉर्मल हो पाते हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है, इनकी जो मास होती है स्पेस में शून्य हो जाती है और बॉडी काम करना बंद कर देती है। और अचानक जब पृथ्वी पर आते हैं तो वायुमंडल जो होते हैं, वायुमंडल शरीर पर अपना दबाव बनाना शुरू करता है। तो इसलिए जब मास शून्य हो गया इनका, तो वायुमंडल जब दबाव बनाएगा तो ये चलना फिरना बंद कर देंगे। इसलिए इनको आईसीयू में रखा जाता है। आईसीयू में रखने के बाद कुछ ही दिनों के बाद ये लोग क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। वो भी पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक नॉर्मल होते हैं, और पूरी तरीके से नॉर्मल होने में इनको महीने दिन का वक्त लग जाता है। इन्होंने जब यहां पर आए, ये आप देख पा रहे हैं इमेज, ये सब तस्वीरें देख पा रहे हैं, जब ये पृथ्वी पर आते हैं नील आर्मस्ट्रांग, तो यहां पर इनसे इंटरव्यू लिया जाता है हॉस्पिटल्स में ही। और वहां से जब ये हॉस्पिटल से रवाना होते हैं नासा के लिए, तो वहां पर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता है कि कैसा वहां का माहौल था, कैसा एटमोस्फियर था, क्या आपने महसूस किया चंद्रमा पर। चंद्रमा पर इन्होंने महसूस किया कि केवल मैं ही एक व्यक्ति ऐसा था जो चंद्रमा पर कब्जा कर लिया था। इनका ऐसा अनुभव था, ये अपना अनुभव वहां पर शेयर कर रहे थे, यानी कि पूरी चंद्रमा इनकी है, इनके अधीन है, ऐसा इन्होंने अनुभव किया था। इस बात को उन्होंने इंटरव्यू में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा की जो मिट्टी है पाउडर से 10 गुना ज्यादा फिसलनशील है, यानी कि फ्रिक्शन वहां पर शून्य है, फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन नहीं है तो निश्चित रूप से पैर फिसलेंगे। जिस प्रकार से बकरी के बच्चे जो उड़ते उड़ते चलते हैं ना, उसी प्रकार से इनका पैर भी क्या हो रहा था, फिसल पा रहा था। यानी यहाँ की जो मिट्टी थी फ्रिक्शन लेस थी, 0% फ्रिक्शन थी, यानी फ्रिक्शन थी ही नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं थी तो क्या करेगा, इनका पैर फिसलेगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये ना चाहते हुए भी चंद्रमा पर उड़ रहे थे। ये जब कदम रखते थे तो ये उड़ते हुए कदम रख रहे थे, ये खुद नहीं उड़ रहे थे, वहां की जो ग्रेविटी है इनको उड़ा रही थी, चंद्रमा की जो ग्रेविटी उड़ा रही थी। इस प्रकार से शेयर करते हैं अपनी खबर, और उसके बाद सारे अमेरिकन इनकी बातों को सुनते हैं, और सारी अमेरिकन को छोड़िए पूरी दुनिया इनको सैल्यूट करती है, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कदम रखे। क्योंकि पहुंचने के लिए धरातल पर बहुत लोग पहुंच चुके थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इस पर, इस धूल पर, इस चंद्रमा की मिट्टी पर कदम रखे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस पर कदम रखने के बाद उनका शरीर कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। क्योंकि ये उनकी दुनिया नहीं थी, यह अंतरिक्ष की दुनिया थी, और अंतरिक्ष की दुनिया क्या होती है, अजीबोगरीब होती है, रहस्यमय होती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। इन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाला और इन्होंने कहा कि मैं चंद्रमा की वादियों को, चंद्रमा की मिट्टी को मैं महसूस करूंगा, और इन्होंने यह काम किया जिसको आज तक कोई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं नील आर्मस्ट्रांग की जो डिटर्मिनेशन थी और इनकी जो कोशिश थी अपोलो 11 के साथ, ये अमर हो गए। लेकिन आज नील आर्मस्ट्रांग अभी हमारे बीच नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जो कोशिश है, इनकी जो प्रेरणा है मानवता के आधार को खोजने के लिए, ताकि दूसरी दुनिया में भी जीवन को बसाया जा सके, इस प्रकार की खोज के लिए जो मानवता आधारित जो इनका प्रयास था, जो फाउंडेशन था, इसके लिए पूरी दुनिया नतमस्तक रहेगी। और जब तक ये धरती रहेगी इनका नाम आदर के साथ लिया जाएगा और इनको हमेशा याद किया जाएगा। और तो और
जो एस्ट्रोनॉट्स किसी और प्लेनेट पे उतरने की कोशिश करते हैं तो एक बार नील आर्मस्ट्रांग की याद तो आएगी। और हम सभी लोग इनको आदर के साथ नमन करते हैं, जहां भी हैं स्वर्ग में इनको शांति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।